Hello everyone, welcome to Learning with Excellence. This video is conceptualized by me, नितिन कुमार मेरा नाम है और यहाँ मैं हूँ। देखिए, ठीक है। आज पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो आज की कक्षा का मेरा जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का विभाजन। इतिहास के विभाजन के आधार क्या हैं तथा किन स्रोतों के आधार पर हम इतिहास का विभाजन करते हैं, आज के टॉपिक में हम ये अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग जो आज का टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले हम पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे उसे एक बार देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, ताकि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे अच्छी तरह से समझ पाएँ तथा उनका एक लॉजिकल ढंग से हम उसे सोच पाएँ। ठीक है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत दो प्रकार के थे, जिसे हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के रूप में बांटकर देखा था, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने सिक्के, क्वाइंस, अभिलेख, स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स, मूर्तियाँ यानी कि स्कल्पचर और कलाकृतियाँ, इन चीज़ों का अध्ययन किया था। वहीं साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेचर, गैर धार्मिक साहित्य, नॉन रिलीजियस लिटरेचर, क्षेत्रीय साहित्य, रीजनल लिटरेचर और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, इन चार प्रकार के साहित्य का अध्ययन किया था। तो देखिए, पहला हो गया हमारा पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत, यानी कि हमारे पास ये लिखित रूप में उपलब्ध था। अब जो चीज़ें हमें लिखित रूप में उपलब्ध होंगी, हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि हमें उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी और ज़्यादा तथ्यपूर्ण और लॉजिकल जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो देखिए, आज का जो हम इतिहास का विभाजन देखने वाले हैं कि इतिहास का विभाजन का जो आधार है वो इन्हीं ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर विभाजित किया गया है, जिसमें इसी स्रोत के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है। तो आज देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टुडेज डिस्कशन पॉइंट्स, यानी कि आज का क्या क्या हमारे बिंदु हैं जिन्हें हम लोग आगे अध्ययन करने वाले हैं। इसमें पहला है इतिहास का विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। और इस डिवीजन ऑफ हिस्ट्री के आधार को जिस आधार पर इतिहास का विभाजन किया गया है उसे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा ये विभाजन है कि तीन भागों में जो हम इतिहास को बांटे हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, यानी कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड, इन तीनों के विषय में। उसके बाद हमारा है प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल, जो कि हमारा पहला भाग है। इस पाषाण यानी स्टोन एज के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रागैतिहासिक काल के भाग को देखेंगे कि यानी कि फर्दर जो प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड किया गया है वो कितने भागों में किया गया है तथा उस डिवीज़न का आधार क्या है। ठीक है। तो हम लोग ये चार चीज़ आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हमारे जो पिछले क्लास से उससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर हमारे सामने उद्देश्य होता है, उस चीज़ों को पढ़ने का उद्देश्य हमारे सामने अगर स्पष्ट होता है तो हम उन चीज़ों को सही तरीके से पढ़ पाते हैं तथा हम लॉजिकल ढंग से हम क्लास में रह पाते हैं तथा क्लास में हम अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो आज की कक्षा को शुरू करने से पहले मैं अपने इस कक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग कक्षा में काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है। तो आज के अध्याय को पढ़ने के बाद हम इतिहास के विभाजन के आधार को समझ सकेंगे। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की जो शिकारी संग्रहकर्ता अवस्था के विषय में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं उन तरीकों को समझ पाएंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल के मानव थे उनके बारे में जो हम जानकारी प्राप्त किए वो किन तरीकों से प्राप्त किए हैं। ठीक है। उसके बाद हम उन पुरातात्विक प्रमाणों की जानकारी प्राप्त करेंगे जिनसे कि इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। साथ ही साथ हम इस काल के लोगों के जीवन के तरीकों की जानकारी प्राप्त करेंगे और उन औजारों के बारे में जान सकेंगे जिनका वे उपयोग करते थे। ठीक है। देखिए, जो हम आज से जो प्रारंभिक मानव था
जो हमारे इतिहास के जो प्रारंभिक मानव थे, जो सबसे पहले इस दुनिया में आए, तो उस समय उन लोगों की ज़िंदगी काफ़ी जटिल होती होगी। जटिल किस आधार पर कि उन लोगों को जो उन लोग वो लोग जंगल में रहते थे और जंगल में उन लोगों पर शिकारी यानी कि जानवरों का ये आक्रमण होने का खतरा होता होगा। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के जीने के लिए दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। पहला तो है कि खाना और दूसरा है पानी। ठीक है। तो जब प्रारंभिक मानव थे तो प्रारंभिक मानव अपनी सुरक्षा के लिए जो जानवर होते थे, जो जंगली जानवर होते थे, उनसे सुरक्षा के लिए वो किन औजारों का उपयोग करते थे, वो किन उपकरण का उपयोग करते थे। और साथ ही साथ वो जो शिकार करते थे, प्रारंभिक मानव शिकारी मानव थे, तो वो अपने शिकार के लिए किन औजार का उपयोग करते थे, उन औजारों के विषय में भी हम लोग आज की कक्षा में देखेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो देखिए, तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला है इतिहास का विभाजन, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। देखिए, हम दो तरह के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़े हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसे हम लोग लिखित ऐतिहासिक स्रोत बोलते हैं। तो इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो इन्हीं दो स्रोतों के आधार पर किया गया है। यानी कि हम इतिहास को तीन भागों में बांटे हैं। इतिहासकारों ने इतिहास को तीन भागों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इनका जो विभाजन किया गया है वो किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जो पीरियड है, जो कालक्रम है, वो प्रारंभिक मानव के इतिहास से लेकर के आज से 5000 साल पहले तक के काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इस काल में व्यक्ति शिकारी थे, वो खाद्य संग्रह करते थे, शिकार किया करते थे और अपने जीवन यापन के लिए वो शिकार पे निर्भर थे। ठीक है। उसी प्रकार जब हम लोग दूसरा देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल मुख्य रूप से आज से 4500 साल पहले का माना जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में क्या देखेंगे, किसको देखेंगे? हड़प्पा सभ्यता को ही देखेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ही आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आया था। और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल, यानी कि वैदिक काल से आरंभ करके वर्तमान समय तक के इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा काल विभाजन, यानी कि काल विभाजन की इस काल से इस काल तक ये पीरियड था। लेकिन ये जो काल विभाजन किया गया है वो कैसे किया गया है, आइए देखते हैं उसको। तो देखिए, हमारे पास जो भी ये तीन काल हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों तीनों काल के हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। यानी कि जो हमारे पास खुदाई के रूप में प्राप्त हुए हैं वो हमारे पास सभी ऐतिहासिक काल के हैं। तो फिर इनका विभाजन हम लोग किस आधार पर किए हैं? तो लिखित सामग्री यानी लिखित स्रोत के आधार पर हम लोग इसका विभाजन किए हैं। ठीक है। यानी अब देखते हैं कि हमारे पास प्रागैतिहासिक काल के एक भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, यानी कि कोई भी हमारे पास साहित्यिक स्रोत जो है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल के यानी हमारे पास लिखित सामग्री का अभाव है, नहीं है। उसी प्रकार जब हम आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं तो इस काल के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक। यानी कि उसके जो स्क्रिप्ट हैं, जिस स्क्रिप्ट में वो लिखा गया है, उस स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं गया है। अतः जो लिखित सामग्री है उस आधार पर हम लोग इतिहास की रचना नहीं कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की रचना यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के इतिहास की रचना भी हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा तीसरा काल है वो है ऐतिहासिक काल। इस काल के लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और उसे पढ़े भी गए हैं। यानी कि हमारा जो ऐतिहासिक काल है, इस
इस काल में इतिहास लिखने के मुख्य स्रोत के आधार पर हम लोगों ने लिखित सामग्री का उपयोग किया है। तो इस तरह हम लोग देखें कि प्रागैतिहासिक काल से चलकर हम लोग ऐतिहासिक काल तक आते आते हम लोग लिखना जान चुके थे और इस प्रकार लिखित साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध हो गया ऐतिहासिक काल में आते आते। ठीक है। जब हम लोग समझे कि जो हमारा ये जो डिवीज़न है, जो इतिहास का जो विभाजन है, वो कितने आधार पर किया गया है? वो 3 आधार पर, मतलब वो साक्ष्य के आधार पर किया गया है, हमारे पास जो लिखित सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर किया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को भी फिर से 3 भागों में बांटा गया है और इसी प्रकार जब आद्य इतिहास की बात करते हैं तो इसका कोई भी विभाजन नहीं किया गया है। और वहीं हम लोग जब ऐतिहासिक काल पर चलेंगे तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राचीनकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास 3 काल में विभाजित किया गया है। ये भारतीय संदर्भ में है। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जो विभाजन है ये भारतीय संदर्भ में है। तो जो ऐतिहासिक काल का जो 3 विभाजन किया गया है, तो प्राचीन काल के अंतर्गत हम लोग वैदिक काल से स्टार्ट करके ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल के बाद हम लोग पहला जो मगध एम्पायर का ये हुआ, उत्कर्ष हुआ। मगध एम्पायर को देखेंगे, मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्ताज साम्राज्य, फिर इस तरह से पोस्ट गुप्ताज पीरियड। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस प्रकार कुषाण काल और इस तरह से हम लोग इतिहास में प्राचीन काल के अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग जब हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, यानी कि 720 ईस्वी के बाद के इतिहास और 1700 ईस्वी तक के काल को हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार फिर हम लोग जब आधुनिक काल में पहुंचते हैं तो हमारा जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, वो हम लोग 1700 से 1947 तक के इतिहास को हम लोग आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग सबसे पहला जो विभाजन का जो पहला भाग है, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और बाकी आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की चर्चा हम लोग अगले बाद की कक्षा में करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे एक जो रोचक जानकारी है वो ये है कि हमारे मानव का जो इतिहास है, हम लोग जो अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से, वो केवल 1% हिस्सा है। बाकी का 99% जो हिस्सा है वो प्रागैतिहासिक काल के मानव का है। तो हम लोग आप विचार कर सकते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कितना कम हिस्सा हम लोग मानव इतिहास के बारे में जानते हैं। हम जो प्रागैतिहासिक काल में के बारे में पढ़ेंगे वो हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग के पास ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग उसके बारे में कम जान पाए अभी तक। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल, स्टोन एज के टॉपिक को। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों बोलते हैं, स्टोन एज क्यों बोलते हैं? तो देखिए, हम लोग कुछ देर पहले चर्चा किए थे कि जो प्रारंभिक मानव थे, जो शिकारी जीवन जीते थे, वो शिकार करने के लिए तथा अपनी सुरक्षा के लिए कुछ औजार बनाते थे, कुछ औजार बनाते, उपकरण जो होता था वो उपकरण किस चीज़ का बनाया जाता था? तो प्रारंभ में हमारे पास धातुओं की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय पर हम पत्थर के औजार बनाते थे। किसके बनाते थे? पत्थर के औजार बनाते थे, जिसे पाषाण, यानी पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, स्टोन। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय पत्थर के औजार का उपयोग मानव अपनी रक्षा तथा अपने भोजन की व्यवस्था के लिए किया करता था। तो पाषाण काल के हम लोग कुछ डेफिनेशन को देखते हैं। तो होमिनिन्स द्वारा जो लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले पत्थर के औजारों के उपयोग की अवधि, यानी कि 3 करोड़ वर्ष पहले से जो पत्थर के औजार मानव उपयोग करते थे, उस समय से लेकर लगभग 5000 साल पहले
आज से 5000 साल पहले यानी कि शुरुआती लेखन प्रणाली की उपस्थिति तक के काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। यानी देखिए, जो आरंभिक मानव था, तो आरंभिक मानव आरंभ में पत्थर के औजार उपयोग करते थे, पत्थर के हथियार उपयोग करते थे। और जब वो धीरे धीरे फिर 5000 साल, आज से 5000 साल पहले तक आए, तो वहाँ तक फिर लिखित जब प्रणाली उत्पन्न, तो इस तक के काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। फिर पाषाण का मतलब क्या होता है, तो अभी हम लोग समझे कि पाषाण का मतलब पत्थर से होता है, क्योंकि इस काल को पत्थर के पाए गए औजारों के आधार पर बांटा गया है, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। तो जब पाषाण काल का विभाजन हम लोग प्रागैतिहासिक काल का विभाजन देखते हैं, तो इसके विभाजन का भी जो है ना आधार जो है वो औजारों की आकृति है तथा गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में जो उस समय औजार प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल से आरंभ करके पाषाण काल तक आते प्रागैतिहासिक काल यानी कि ये जो एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम था प्रागैतिहासिक काल का, उसमें प्रारंभ में जो मानव होंगे उनमें कौशल का अभाव होगा। वो अपना हथियार ढंग से नहीं बना पाते होंगे। उन्हें जो भी मिलता होगा पत्थर, जो भी सामने पत्थर दिखता होगा वो उससे उसका इस्तेमाल करके शिकार करते होंगे। ठीक है, तो उनके पास कौशल का उसमें अभाव होगा, वो सही तरीके से हथियार नहीं बना पाते होंगे। यानी कि जो एक हथियार में जो एक शार्पनेस होनी चाहिए वो उस समय नहीं था। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब हम लोग प्रागैतिहासिक काल में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम लोग मानव धीरे धीरे कौशल विकसित करने लगता है। किस चीज़ का? तो हथियार बनाने का, उपकरण बनाने का। वो अपने शिकार के लिए जो इस्तेमाल करता था उपकरण, उसके लिए वो अपना हथियार बनाना धीरे धीरे सीखने लगते हैं, अपने कौशल में विकास करने लगते हैं। साथ ही उनका मानसिक विकास भी धीरे धीरे होता जाता है। तो इसी आधार पर धीरे धीरे जो है ना 3 तरह के हमारे पास औजार प्राप्त होते हैं इस प्रागैतिहासिक काल के। तो इन्हीं प्राप्त औजारों की गुणवत्ता यानी कि उनके शार्पनेस के आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। इतिहासकार इसे 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो आइए सब देखते हैं कि ये 3 भाग कौन कौन से हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं, जिनमें पहला है पुरापाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक पीरियड, दूसरा है मध्यपाषाण काल यानी कि मेजोलिथिक पीरियड, और तीसरा है नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो पुरापाषाण काल की जो अवधि है वो है प्रारंभिक मानव के इतिहास से लेकर के आज से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। यानी कि आज से 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग पुरापाषाण काल के रूप में रखते हैं, यानी कि पेलियोलिथिक पीरियड के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद हम लोग मध्यपाषाण काल की ओर आते हैं, यानी कि मेजोलिथिक पीरियड की ओर आते हैं। और मेजोलिथिक पीरियड का जो काल निर्धारण है, जो इसका पीरियड है, वो है 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग मध्यपाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, वहीं फिर जब नवपाषाण काल की ओर चलते हैं तो हम लोग 4,000 ईस्वी पूर्व से हड़प्पा सभ्यता के आते आते तक के काल को हम लोग नवपाषाण काल के रूप में यानी कि नियोलिथिक पीरियड के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब इनके जो आधार हैं, इनके जो उपकरण के जो क्वालिटी हैं, उसके आधार पर हम इसे बांटे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इनके किस तरह के उपकरण किस काल में पाए जाते थे। तो देखिए, सबसे पहला जो पुरापाषाण काल है, पेलियोलिथिक पीरियड है, इस समय बड़े और विशाल पत्थरों से बने औजार पाए गए हैं। यानी कि देखिए, जब हम प्रारंभ जो मानव था उनके पास हथियार को किस तरह से शार्प बनाया जाए ये कौशल नहीं था। तो उन्होंने उनके सामने जो भी मिला हथियार, जो भी पत्थर मिले, उसकी सहायता से वो शिकार करना प्रारंभ कर दिया। तो उस समय स्वाभाविक सी बात है कि उस समय विशाल पत्थर यानी बड़े बड़े पत्थर के हथियार होते होंगे। ठीक है, और जब बड़े पत्थर होंगे, जब कोई भी हथियार बड़ा होगा तो हम उससे शिकार करने में हमको कठिनाई होगी, क्योंकि उससे काफ़ी दूर तक मुझे फेंक नहीं पाएंगे। ठीक है,
और उससे जानवरों को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचेगा, तो शिकार करने में क्या होगी, हमें कठिनाई होगी। तो जब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, जब मध्य पाषाण काल की ओर चलते हैं, तो इस काल में हम देखते हैं कि उपकरण के आकार छोटे हो गए, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं। और ये छोटे आकार के उपकरण ज़्यादा शार्प हो गए पहले से, और ये शिकार के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं। इसी प्रकार जब हम फिर नवपाषाण काल की ओर बढ़ते हैं, आगे धीरे थोड़ा और बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इस काल के जो हथियार थे, जो पत्थर के हथियार और उपकरण हैं, उन पे पॉलिश किया जाने लगा, यानी उन्हें पॉलिश के द्वारा और भी शार्प और भी अच्छा बनाया जाने लगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले आपको इन तीनों के जो डिफरेंस है, इनके जो हथियार के यानी उपकरण के जो डिफरेंस है, उनका चित्र दिखा दें, ताकि आप लोगों को एक स्पष्ट आपके सामने एक ज्ञान हो सके, आप स्पष्ट कर सके, तीनों के अंतर को समझ सके। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये पुरापाषाण कालीन औजारें हैं। तो आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि पत्थर के जो औजार हैं वो बड़े बड़े हैं, यानी कि जो वो उनमें शार्पनेस का अभाव है। और ठीक है, यानी जो एक पत्थर जो होता है नॉर्मल, उसी के तरह का ये है औजार। तो हम लोग इसे पुरापाषाण कालीन औजार बोलते हैं, और इसे पुरापाषाण काल के अंतर्गत रखे हैं। ठीक, इसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे मध्य पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण कालीन औजार में क्या हो गया, ज़्यादा परिष्कृत होने लगा। ये औजार ज़्यादा नोकीले होने लगे। देखिए, शार्प बनाया गया, नोकीले औजार बनाए गए। ठीक है, इस ये परिष्कृत किया हुआ ब्लेड आप लोग को दिख रहा होगा, यानी कि इससे काटने का काम हम लोग लेते थे। इसी प्रकार जब हम लोग नोकीले औजार की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ देखिए, इससे हम लोग छीलने का काम कर सकते थे। ठीक है, इससे काटने का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पुरापाषाण कालीन से औजार से हम लोग मध्य पाषाण कालीन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे औजार में शार्पनेस आ जाता है। फिर जब हम लोग नवपाषाण कालीन औजार की तरफ बढ़ते हैं, जब नवपाषाण कालीन की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ के औजार में आप लोग देखिए कि पॉलिश, यानी कि कितना शार्प हो गया यहाँ का औजार, पॉलिश किया हुआ दिख रहा है। एक जो है ना, ये उपकरण शिकार करने में ज़्यादा सहूलियत होने लगा लोगों को। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे तीनों काल के औजार में। तो इसी के आधार पर ये पूरा प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का जो जीवन था वो किस तरह का था। हम लोग पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल आते आते क्या उनके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ, उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन हुआ? तो आइए देखते हैं। इनमें पहला है कि जो पुरापाषाण काल के लोग थे, वो शिकारी जीवन जीते थे, यानी कि वो शिकार किया करते थे। तो जब हम देखिए, जब प्रारंभ में थे, तो हमारे पास उतना हमारा संज्ञानात्मक विकास उतना नहीं हो पाया था, हमारा मानसिक विकास उतना नहीं हो पाया था कि हम कृषि कर पाए, पशुपालन कर पाए, खाद्य संग्रह कर पाए। तो उस समय एक स्वाभाविक सी एक जानवर सामने जानवर दिखता था, तो उसे मार के खाना स्टार्ट किया, यानी शिकार किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे जिस प्रकार जब हम लोग मध्य पाषाण काल तक आते आते हैं, तो उनमें फिर मानसिक विकास हुआ होगा उनका, जो है ना, वो कुछ चीज़ें सीखना आरंभ कर दिए होंगे, धीरे धीरे सीखना आरंभ कर दिए होंगे। स्वाभाविक सी बात है, मानव जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो सीखता है। तो इस काल जब मध्य पाषाण काल तक आते आते हम लोग देखते हैं कि इस काल के लोग खाद्य संग्रह करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे। हम लोगों को पता है कि सबसे पहले पालतू पशु के रूप में कुत्तों को बनाया गया था। ठीक है, तो फिर जब हम लोग नवपाषाण काल की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें कृषि का शुरुआती काल दिखाई देने लगता है, यानी कृषि का शुरुआत हमें दिखाई देने लगता है नवपाषाण काल तक आते आते। देखिए, यहाँ पे कृषि का हमें शुरुआत सिर्फ कुछ ही रूप में दिखाई देता है, क्योंकि जब तक लोहा नहीं आएगा, जब तक हम खेत को सही तरह से जोत नहीं पाएंगे, जब तक ये उपकरण विकसित नहीं हो पाएंगे, तब तक हम सही तरह से कृषि नहीं कर पाएंगे। तो जब तक लोहा आने का इंतज़ार नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कृषि का एक शुरुआती लक्षण लेकिन यहाँ पर हमको दिख जाता है नवपाषाण काल में। तो जब देखिए,
फिर यह जब पुरापाषाण काल के लोग थे वो नदी घाटी क्षेत्र में रहते थे। जो शुरुआती मानव था, हमें जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और खाना की आवश्यकता है, जो हमारा मूलभूत जो एक जीवित रहने के लिए इंसान की आवश्यकता है। तो जो प्रारंभिक मानव थे स्वाभाविक रूप से वो नदी के किनारे बसते थे, क्योंकि वहाँ पर उसे आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता था। फिर जब धीरे धीरे पर्यावरण यानी कि जलवायु परिवर्तन हुआ, और जब बाहर हम लोग जब देश के अन्य हिस्सों में भी अनाज ये जलवायु परिवर्तन के कारण जब पानी वानी उपलब्ध हुआ, तो हम लोग फिर मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि लोगों का अन्य देश के अन्य हिस्सों में भी प्रवसन होता है और वो वहाँ भी रहने लगते हैं। और नव पाषाण काल आते आते लोग अस्थायी निवास करने लगते हैं। इससे पहले हम लोग देखा कि नव पाषाण काल में हम लोगों ने कृषि की शुरुआत कर ली। ठीक है, कृषि का शुरुआत होने लगा। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जब कृषि होने लगेगा तो लोग क्या होने लगेंगे, अस्थायी रूप से रहने लगेंगे किसी स्थान पे, क्योंकि कृषि करने के लिए हमें एक समय चाहिए, 6-7 महीने 1 साल ये समय हमें कृषि के लिए चाहिए। तो जब हमें कृषि के लिए समय चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको एक स्थान पर रहना होगा। अतः जब लोग एक स्थान पर रहने लगे तो उन्हें अच्छा लगने लगा कि हम लोग क्यों भटक रहे हैं इधर उधर, हमें एक स्थान पर ही रहना चाहिए। तो इस तरह से लोग अस्थायी निवास करने लगे और इस प्रकार से हमारे प्रारंभिक समाज का निर्माण चालू हो गया। और इस प्रकार इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लोग हड़प्पा सभ्यता हो गया, वो तो काफ़ी विकसित सभ्यता थी। जो हमारा जो समाज का निर्माण हुआ प्रारंभिक, जो फिर महाजनपद काल और जनपद बना, फिर महाजनपद बना, फिर हम लोग शहर की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार हम लोग नवपाषाण काल तक आते आते हम लोगों के समाज में यानी कि हम लोग के समाज का विकास होना आरंभ हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग ये जो 3 स्थल हम लोग देखें, प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग देखें, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इनके कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मैप की सहारा से, ताकि हम लोग स्पष्ट हो सके, हम लोग के सामने स्पष्ट हो सके। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा रेड कलर का जो ट्रायंगल है वो पुरापाषाण कालीन पुरास्थल को दर्शा रहा है। वहीं जो ब्लू कलर का ये स्क्वायर है वो नवपाषाण कालीन पुरास्थल को दिखा रहा है, और जो ग्रीन कलर का सर्किल है वो महापाषाण कालीन यानी कि जो मध्य पाषाण काल का स्थल है उसे दिखा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो ट्रायंगल है, यहाँ पर कुरनूल की गुफाएं दिख रहा होगा, उसके ऊपर हुंगशी दिख रहा होगा। फिर जब थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमारा यहाँ मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है भीमबेटका, ये भीमबेटका भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये सभी स्थल कौन से थे, पुरापाषाण कालीन स्थल थे। अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमने बताया कि प्रारंभिक मानव जो थे वो नदी के किनारे रहा करते थे, यानी कि तो यहाँ देखिए कुरनूल और जो हुंगशी है वो कृष्णा नदी तथा उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास ये गुफाएं मिले हैं पुरापाषाण काल के। वहीं ऊपर जब हम लोग भीमबेटका की ओर बढ़ते हैं तो वो नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्पष्ट है कि ये जो प्रारंभिक मानव थे वो नदी के किनारे बसना ज़्यादा पसंद करते थे। इसी प्रकार जब हम लोग मध्य पाषाण की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे फिर ग्रीन कलर में यहाँ देखिए आदि चन्नलूर, यहाँ जो तमिलनाडु का हिस्सा है, फिर ब्रह्मगिरी, और फिर ऊपर ये अन्य हिस्सों में भी पाया गया है। तो इस प्रकार हम लोग मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि लोग अन्य हिस्सों में भी नदी के बाहर भी रहने लगे थे। फिर जब हम लोग नवपाषाण कालीन पुरास्थल के बारे में देखते हैं तो नवपाषाण कालीन पुरास्थल हमें देश के अन्य सभी हिस्सों में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर का जो वर्ग बना हुआ है, जो स्क्वायर है, वो पय्यमपल्ली, फिर यहाँ पर हल्लूर, और यहाँ पर महागड़ा, यहाँ पर चिरांद जो है, चिरांद के बाद यहाँ पर दाउजली हेडिंग, ऊपर फिर बुर्जहोम कश्मीर का हिस्सा, और मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इस प्रकार हम लोग जो स्थल है पुरातात्विक प्रागैतिहासिक काल ये स्थल है वो देश के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम जो डिवीज़न है उसको समझ पाए हैं। आगे
जो हम लोग औजार देखा था, पूरा पाषाणकालीन औजार, और तीनों में अंतर किया। मध्य पाषाणकालीन औजार भी देखा, फिर नव पाषाणकालीन औजार देखा जिसपे हम लोग को पॉलिश किया हुआ पाया गया। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोगों ने पहले हम लोगों ने इतिहास का विभाजन देखा, जिसका 3 विभाजन किया गया था। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो हम लोग देखे 3 विभाजन किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। इनका आधार स्रोत था, इतिहास के स्रोत पाए गए, यानी पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत, इनके आधार पर हम लोगों ने इसका विभाजन किया। फिर हम लोग देखे आद्य ऐतिहासिक काल के विभाजन को समझे थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को देखा, और प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन औजार की आकृति तथा उनके गुणों के आधार पर किया गया, उसे हम लोगों ने समझा, जो कि 3 प्रकार के थे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, और फिर हम भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए सभी चित्रों को समझा। फिर हम लोगों ने उसके औजार के अंतर को स्पष्ट देखा। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने इन चीज़ों का अध्ययन किया। हमारी अगली जो कक्षा होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगली कक्षा हमारी है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज का विकास किस प्रकार हुआ, वो लोग अपने जीवन को किस तरह से जीते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। साथ ही किस तरह से हमारे समाज का विकास धीरे धीरे हुआ और आज हम इस अवस्था में पहुंच पाए हैं। देखिए, एक जो हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इस समाज का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, तो इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का जो कक्षा था उसके रेफरेंस के लिए हमने 3 ये क्लास 6 की NCERT, क्लास 11th की NCERT और इग्नू के हिस्ट्री मटेरियल का यूज़ किया था। ठीक है, आप इस कक्षा का PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है वो है लर्निंग विथ एक्सीलेंस, @learning with excellence। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आप इस पूरी कक्षा का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।